अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो आमतौर पर जहन में क्या आता है? मतलब वही हिमालय की चोटियां, कंटीले तार या फिर बॉर्डर पर गश्त लगाते हुए हमारे सैनिक, है ना? बिल्कुल, एकदम वही पारंपरिक तस्वीर बनती है दिमाग में। हाँ, लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिन दस्तावेजों और ब्लूप्रिंट्स पर चर्चा करने वाले हैं, वो इस पूरी तस्वीर को ही बदल देते हैं। मतलब ये सुरक्षा को जमीन से उठाकर सीधे अंतरिक्ष के सन्नाटे में ले जाते हैं। और ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है। देखिए, ये एक ऐसा रणनीतिक कदम है जो सीधा देशों के अस्तित्व से जुड़ा है। एग्जैक्टली तो आज हम डिकोड कर रहे हैं भारत का बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिसे सुदर्शन चक्र या स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस फेज 3 कहा जाता है। जी, और हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर हमारा मिशन ये समझना है कि ये जो 27,000 करोड़ रुपए का निवेश है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल बहुत बड़ी रकम है। तो ये निवेश सिर्फ कुछ मशीनें अंतरिक्ष में भेजने के लिए नहीं है। मतलब ये एक ऐसा स्वायत्त नेटवर्क है जो भारत की रक्षा प्रणाली की आंख और दिमाग दोनों बनने जा रहा है। और सबसे रोमांचक बात यह है कि आज 26 अप्रैल 2026 है, तो मतलब इस प्रोजेक्ट की गंभीरता और भी बढ़ जाती है क्योंकि इसकी लॉन्चिंग अब बहुत करीब है। हाँ, स्रोतों के अनुसार 2026 की तीसरी तिमाही में ही इसके पहले चरण की लॉन्चिंग है। मतलब सुदर्शन चक्र का एक्टिव होना अब सालों दूर नहीं है, बस कुछ महीनों की बात है। सही बात है। और इसका जो पैमाना है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। अगले 42 महीनों के भीतर अंतरिक्ष में 52 सैटेलाइट्स का एक पूरा जाल बिछाया जाना है। 52 सैटेलाइट्स। 42 महीनों में? ये तो बहुत एग्रेसिव टाइमलाइन है। बहुत ज्यादा। और इसीलिए इसमें निर्माण का मॉडल भी काफी अलग रखा गया है। हाँ, मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा कि 52 में से 21 सैटेलाइट्स इसरो बनाएगा और बाकी के जो 31 सैटेलाइट्स हैं उनकी जिम्मेदारी निजी कंपनियों को दी गई है, मतलब प्राइवेट सेक्टर को। जी, प्राइवेट कंपनियों को। तो मैं ये सोच रही थी कि रक्षा क्षेत्र के ऐसे प्रोजेक्ट्स में तो बहुत गोपनीयता बढ़ती जाती है ना। जी। वहाँ प्राइवेट सेक्टर को इतना बड़ा हिस्सा देना, क्या ये सिर्फ पैसे बचाने का तरीका है? नहीं, ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है। देखिए, इसरो अब खुद को सिर्फ एक आर्किटेक्ट की भूमिका में रख रहा है और प्राइवेट सेक्टर को एक तरह से असेंबली लाइन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, लेकिन क्या इतने बड़े पैमाने पर प्राइवेट कंपनियों को रक्षा तकनीक सौंपना कोई तकनीकी जोखिम या जासूसी का खतरा पैदा नहीं करता? देखिए, जोखिम तो हर चीज में है, लेकिन इस असेंबली लाइन मॉडल के बिना 42 महीने के अंदर 52 सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करना, वो व्यवहारिक ही नहीं है। बिल्कुल, वो लगभग असंभव है। अंतरिक्ष और रक्षा निर्माण में हमेशा से स्केल यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन एक बहुत बड़ी बाधा रही है। पॉइंट है। आईएसआरओ की जो विशेषज्ञता है, वो रिसर्च, डेवलपमेंट और उन 21 बेहद जटिल कोर सैटेलाइट्स को डिजाइन करने में है, जिनमें सबसे एडवांस्ड सेंसर्स लगे होंगे। जी। अगर आईएसआरओ ही बाकी 31 सैटेलाइट्स को भी असेंबल करने बैठ जाएं, तो ये प्रोजेक्ट एक दशक तक खिंच सकता है। बाप रे, 10 साल तो बहुत लंबा समय है। और जहां तक आपके जोखिम वाले सवाल की बात है, तो रक्षा अनुबंधों में प्राइवेट कंपनियों के लिए जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं, वो मिलिट्री ग्रेड होते हैं। अच्छा, मतलब वो बस बाहरी ढांचा बनाते हैं। एग्जैक्टली। प्राइवेट कंपनियां बुनियादी ढांचा और चैसिस तैयार करती हैं, लेकिन उसके अंदर जो संवेदनशील पेलोड या दिमाग होता है, उसकी प्रोग्रामिंग और कंट्रोल एजेंसियों के पास ही रहता है। बिल्कुल, वो सीधे रक्षा एजेंसियों के हाथ में होता है। ये एक प्लग इन प्ले मॉडल है जो काम की स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। तो इससे निर्माण की गति तो तेज हो गई, लेकिन जब हम इन 52 सैटेलाइट्स की अंतरिक्ष में पोजीशनिंग देखते हैं, मतलब उनके ऑर्बिटल प्लेसमेंट को, तो एक बहुत ही दिलचस्प रणनीति नजर आती है। हाँ, इनका एक हाइब्रिड ग्रिड बनाया गया है। जी, मतलब ये सब एक साथ एक ही जगह नहीं तैर रहे। इसमें LLO यानी लो अर्थ ऑर्बिट और GEO यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। सही कहा। तो LLO का तो सीधा सा मतलब है कि ये सैटेलाइट्स धरती के काफी करीब है, लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और इतनी तेज गति से चक्कर लगाते हैं कि दुश्मन को छिपने के लिए सिर्फ कुछ मिनटों का ही ब्लाइंड स्पॉट मिलता है। और उसी ब्लाइंड स्पॉट को पूरी तरह खत्म करने के लिए जियो सैटेलाइट्स को इस ग्रिड में जोड़ा गया है, जो करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं। मैं इसे ऐसे समझ रही हूँ, मतलब जैसे कोई बहुत एडवांस्ड सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम हो, जहाँ कुछ कैमरे पूरी बिल्डिंग के चारों ओर तेजी से गश्त लगा रहे हैं, वो हमारे लियो हो गए। बहुत बढ़िया उदाहरण है। और एक मेन कैमरा है जो बिल्डिंग के सबसे ऊंचे खंबे पर फिक्स है, जो कभी अपनी नजर नहीं हटाता,
वो जियो हो गया। एग्जैक्टली। लियो सैटेलाइट्स हमें बहुत ही बारीक और हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें देते हैं। जैसे अगर जमीन पर कोई नया मिसाइल लॉन्चर खड़ा हुआ है तो लियो उसे एकदम साफ देख लेगा। लेकिन क्योंकि वो बहुत तेज चल रहे हैं तो वो एक ही जगह रुककर निगरानी नहीं कर सकते। जी, यहीं पर जियो सैटेलाइट्स काम आते हैं। वो पृथ्वी के घूमने की गति के साथ खुद को सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, तो वो भारत के ठीक ऊपर एक ही बिंदु पर स्थिर रहते हैं। मतलब 24/7 एक मैक्रो या बड़ा व्यू देते हैं। बिल्कुल। और जब जियो किसी बड़े खतरे को डिटेक्ट करता है तो वो सिस्टम के जरिए लियो सैटेलाइट्स को निर्देश देता है। अच्छा, वो आपस में बात करते हैं। हाँ, वो निर्देश देता है कि भाई अगली बार जब तुम उस इलाके के ऊपर से गुजरो तो उस हिस्से की एकदम जूम इन तस्वीर लेना। ओहो, ये तो एक सिम्फनी की तरह है। मतलब एक सैटेलाइट की कमजोरी को दूसरा सैटेलाइट तुरंत कवर कर लेता है। एकदम सही। ये तो एक अभेद्य निगरानी तंत्र बन गया। लेकिन देखिए, ये सब तो तब तक ही बढ़िया काम करेगा जब तक मौसम साफ हो, है ना? मौसम एक बड़ा फैक्टर है। मतलब भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, अगर हम हिमालय सीमाओं को देखें या हिंद महासागर को देखें, तो साल के कई महीने वहां भारी बर्फबारी, घने बादल या तूफान रहते हैं। जी। ऐसे में तो साधारण कैमरे, चाहे वो कितने भी पावरफुल हों, वो तो बादलों के आगे अंधे हो जाएंगे ना? बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। और इसी बाधा को पार करने के लिए दस्तावेजों में सार तकनीक का जिक्र है, यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में। ये सिर्फ इतना नहीं है कि रडार बादलों के पार देख लेता है, इसका विज्ञान बहुत ही अद्भुत है। असल में सार फोटोग्राफी है ही नहीं। तो फिर ये क्या है? ये इको लोकेशन का एक बहुत ही एडवांस्ड रूप है। देखिए, जो नॉर्मल कैमरा होते हैं वो सूरज की रोशनी पर निर्भर करते हैं, जो किसी चीज से टकराकर लेंस तक वापस आती है। जी, जैसे हम अपने फोन से फोटो खींचते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन सार सिस्टम खुद अपनी रोशनी पैदा करता है, माइक्रोवेव या रेडियो पल्स के रूप में। अच्छा, मतलब सैटेलाइट खुद पल्स भेजता है। हाँ, अंतरिक्ष से ये पल्स जमीन की तरफ फेंकी जाती हैं और ये जो माइक्रोवेव होती है ना, ये बादलों, कोहरे, बारिश की बूंदों और यहाँ तक कि रात के घने अंधेले को भी आसानी से चीर देती है। वाकई, मतलब मौसम का कोई असर नहीं? कोई असर नहीं। वो जमीन या किसी भी धातु की चीज से टकराकर वापस सैटेलाइट तक लौटती है। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज बड़ी पेचीदा लगी। ये जो नाम है सिंथेटिक अपर्चर, मतलब अंतरिक्ष से जमीन की एकदम साफ तस्वीर लेने के लिए तो एक बहुत बड़े रडार एंटेना की जरूरत होनी चाहिए ना? बहुत बड़े एंटीना की जरूरत होती है, बिल्कुल। तो इतने बड़े एंटेना को रॉकेट में फिट करके अंतरिक्ष में ले जाना तो नामुमकिन है। तो ये सिंथेटिक वाला क्या कंसेप्ट है? यही तो इस तकनीक का सबसे जीनियस हिस्सा है। क्योंकि इतना बड़ा एंटेना ले जाना संभव नहीं है, तो सिस्टम सैटेलाइट की खुद की गति का इस्तेमाल करता है। गति का? वो कैसे? सैटेलाइट अपनी कक्षा में कई किलोमीटर प्रति सेकंड की बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और वो लगातार रेडियो पल्स भेजता और रिसीव करता रहता है। तो सिस्टम क्या करता है, वो सैटेलाइट की इस उड़ान के रास्ते को गणित के हिसाब से जोड़ देता है और एक वर्चुअल या सिंथेटिक एंटेना तैयार कर लेता है। ओहो, मतलब वो असली एंटेना नहीं है, पर गति की वजह से वो कई किलोमीटर लंबे एंटेना की तरह बर्ताव करता है। एग्जैक्टली। लौटने वाले सिग्नल्स के टाइम और उनकी इंटेंसिटी को एनालाइज करके जमीन का एक बेहद सटीक 3D नक्शा बन जाता है। ये तो माइंड ब्लोइंग है। और मजे की बात यह है कि धातु रेडियो तरंगों को बहुत अलग तरीके से परावर्तित करती है। तो इस तकनीक से पहाड़ों के बीच छिपे हुए बंकर या जंगलों में टेंट के नीचे रखे गए दुश्मन के टैंक भी छिप नहीं सकते। मतलब मौसम और अंधेरे की प्रॉब्लम तो सार ने सॉल्व कर दी। और जब मौसम साफ होगा तब तो वो हाई डेफिनेशन कैमराज हैं ही। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होती है। 52 सैटेलाइट्स का ये जो ग्रिड है, ये तो हर सेकंड हजारों तस्वीरें और पेटाबाइट्स में डाटा जमीन पर भेज रहा होगा। डेटा का एक पूरा महासागर होगा। हाँ, तो इतने सारे डेटा को प्रोसेस कौन करेगा? स्रोत सामग्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के गहरे इंटीग्रेशन की बात की गई है। जी। रिपोर्ट ये तक कहती है कि ये सिस्टम सेल्फ थिंकिंग है, मतलब ये खुद दुश्मन के जहाज़ों या टैंकों की पहचान कर सकता है। तो मुझे ये बताइए, अगर एआई को खतरे की पहचान करने के लिए इतनी बड़ी आज़ादी दी जा रही है, तो क्या ये एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? रिस्क किस तरह का? मतलब हम सब जानते हैं कि मशीन लर्निंग मॉडल्स कभी कभी हेलुसिनेट करते हैं, वो गलत पहचान कर लेते हैं। क्या हो अगर
एआई किसी कमर्शियल यात्री विमान को दुश्मन का बॉम्बर समझ ले। ये एक बहुत जायज चिंता है। हाँ ना, मतलब युद्ध के माहौल में बिना इंसानी दखल के फैसले लेने की ये जल्दबाजी तो एक भयानक दुर्घटना करवा सकती है। देखिए, युद्ध के इस आधुनिक परिदृश्य में ये जल्दबाजी नहीं है, बल्कि ये सर्वाइवल की मजबूरी है। मजबूरी? हाँ। वो कैसे? इसे समझने के लिए हमें सैन्य रणनीति के ऊडा लूप को देखना होगा। यानी OODA, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड और एक्ट। मतलब पहले देखो, फिर समझो, फिर फैसला लो और फिर एक्शन लो। जी। पहले क्या होता था, कोई दुश्मन हलचल करता था, कोई इंसान उसे स्क्रीन पर देखता था, उसका विश्लेषण करता था, फिर कमांडर को बताता था और अंत में कार्रवाई होती थी, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन आज के हाइपरसोनिक मिसाइलों के दौर में जब दुश्मन का हथियार आवाज की गति से कई गुना तेज चल रहा हो, तब तो इंसानी रिएक्शन टाइम बहुत धीमा पड़ जाएगा। एग्जैक्टली। जब तक कोई इंसान स्क्रीन पर डेटा समझकर कमांडर को बताएगा, तब तक तो मिसाइल अपने टारगेट को उड़ा चुकी होगी। एआई का असल काम उस इंसानी रिएक्शन टाइम को बीच से हटाना है। अच्छा, तो स्पीड के लिए एआई जरूरी है। या लेकिन वो जो हेलुसिनेशन वाला रिस्क है, उसका क्या? हाँ, उस पर आता हूँ। रक्षा प्रणालियों में जिस एआई का इस्तेमाल होता है ना, वो हमारा रोजमर्रा वाला कमर्शियल एआई नहीं होता जो हेलुसिनेट करे। मतलब ये चैटबॉट जैसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल पर काम करता है जो बहुत ही विशिष्ट सिग्नेचर्स को पहचानता है। और सबसे बड़ी बात, ये सिस्टम इंसानों को पूरी तरह लूप से बाहर निकाल ही नहीं रहा है। अच्छा, तो फिर फैसले कौन ले रहा है? एआई सिर्फ खतरे को डिटेक्ट करता है, उसे क्लासिफाई करता है और अर्ली वार्निंग जनरेट करता है। वो कमांडर की स्क्रीन पर खतरे को लाल घेरे में हाईलाइट कर देगा और काउंटर मेजर्स के ऑप्शन देगा, लेकिन हथियार फायर करने का जो अंतिम निर्णय, जिसे हम किल चेन का आखिरी हिस्सा कहते हैं, बिल्कुल, वो आखिरी हिस्सा अभी भी सैन्य कमान के ही हाथ में रहता है। एआई सिर्फ ऑब्जर्व और ओरिएंट वाले हिस्से को मिली सेकेंड्स में कर रहा है। ट्रिगर इंसान ही दबाएगा। ओके, तो मतलब ये सिस्टम सोचने और पहचानने का काम करेगा, पर गोली चलाने का नहीं। जी। ये स्पष्टता बहुत जरूरी थी। जी। लेकिन इस सबसे एक और बहुत ही स्वाभाविक स्थिति पैदा होती है। अगर भारत के पास ऐसा सुदर्शन चक्र है जो सब कुछ देख सकता है, बादलों के पार देख सकता है और एआई की मदद से पलक झपकते ही अलर्ट कर सकता है, तो दुश्मन सबसे पहले क्या करेगा? एग्जैक्टली। दुश्मन तो जमीन पर हमला करने से पहले आसमान में इन आंखों को ही फोड़ना चाहेगा ना? दुश्मन के लिए तो ये 52 सैटेलाइट सबसे बड़े टारगेट बन जाए। बिल्कुल सही सोचा आपने। और इसी के लिए दस्तावेजों में एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट का जिक्र है, बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स। हाँ, ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा जटिल लगा। मतलब ये क्या है? क्या ये मुख्य सैटेलाइट के आसपास अंतरिक्ष में गश्त लगाते हैं, और अगर कोई मिसाइल इन्हें तोड़ने आए तो ये उससे रोकेंगे कैसे? देखिए, अंतरिक्ष युद्ध या स्पेस वॉरफेयर की वास्तविकता अब बदल चुकी है। अंतरिक्ष में खतरे सिर्फ मिसाइलों से नहीं आते, तो और किससे आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक और साइबर हमलों से भी आते हैं। ये जो बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स होते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं और बेहद मैन्यूरेबल होते हैं। मतलब तेजी से दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा थ्रस्टर्स लगे होते हैं। अच्छा, तो ये मुख्य सैटेलाइट की सुरक्षा करते हैं? हाँ, ये मेन सर्वेलेंस सैटेलाइट्स के आसपास एक प्रोटेक्टिव हेलो या रक्षा कवच की तरह तैनात रहते हैं। समझ रही हूँ। और इनके काम करने के तरीके को आप नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स की तरह समझ सकती हैं। नॉइज कैंसलिंग? वो कैसे? मान लीजिए दुश्मन जमीन से या अंतरिक्ष से रेडियो सिग्नल्स भेजकर हमारे मुख्य सैटेलाइट को जैम करने की कोशिश करता है, ताकि वो जमीन पर डेटा ना भेज सके। तो ये बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स उस जैमिंग सिग्नल को तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर अपनी तरफ से एक काउंटर फ्रीक्वेंसी या नकली सिग्नल इमिट करते हैं, जो दुश्मन के सिग्नल को पूरी तरह बेअसर कर देता है। वाह, मतलब सिग्नल को सिग्नल से काटते हैं। लेकिन अगर खतरा इलेक्ट्रॉनिक ना होकर सीधे भौतिक हो तो? मतलब कोई मिसाइल आ रही हो, हाँ, जैसे कोई काइनेटिक किल व्हीकल या एंटी सैटेलाइट मिसाइल सीधे टकराने आ रही हो, तब ये क्या करेंगे? तब तो शायद इन्हें स्प्रूफिंग करनी पड़ती होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब वो दुश्मन की मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम को भ्रमित कर देते होंगे, या फिर क्या वो जानबूझकर खुद को उस मिसाइल के रास्ते में ले आते हैं ताकि मेन सैटेलाइट बच जाए? हाँ, वो एक डिकॉय का काम कर सकते हैं। वो अपने हीट सिग्नेचर को इतना बढ़ा सकते हैं कि दुश्मन की मिसाइल कंफ्यूज हो जाए और मुख्य सैटेलाइट को छोड़कर सीधा बॉडीगार्ड से टकरा जाए। मतलब ये तो सचमुच अंतरिक्ष के वीआईपी बाउंसर हो गए। अपनी जान दे देंगे पर बॉस को कुछ नहीं होने देंगे। एकदम सटीक एनालॉजी है। और इसके अलावा एक और चीज है, एंटी जैमिंग कम्युनिकेशन लिंक्स। ये क्या होता है? अंतरिक्ष और जमीन पर बैठे कमांडर्स के बीच का जो डेटा लिंक होता है ना, वो सबसे कमजोर कड़ी होती है हैकर्स के लिए। हाँ,
कोई भी उस डेटा को बीच में इंटरसेप्ट कर सकता है। इसीलिए सुदर्शन चक्र में मल्टीपल एन्क्रिप्शन लेयर्स और फ्रीक्वेंसी हॉपिंग तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग? जी, इसका मतलब है कि संचार की फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में हजारों बार बदलती है, तो किसी भी हैकर के लिए उस सिग्नल को हैक करना लगभग असंभव हो जाता है। ये तो सुरक्षा का एक बहुत ही मल्टी लेयर्ड जाल है। लेकिन सुदर्शन चक्र की पूरी अहमियत हमें तब तक समझ नहीं आएगी जब तक हम इसे दुनिया के संदर्भ में ना देखें। बिल्कुल, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। क्योंकि अंतरिक्ष में तो महाशक्तियों के बीच पहले से ही एक साइलेंट वॉर चल रही है। अगर हम अमेरिका को देखें तो उनका ग्लोबल अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जिसे गोल्डन डोम कहते हैं। हाँ, वो इंफ्रारेड सेंसर्स पर काम करता है। जी, दुनिया के किसी भी कोने में कोई मिसाइल चले तो उसके इंजन की गर्मी यानी हीट सिग्नेचर को वो तुरंत पकड़ लेते हैं। और रूस का जो ट्रंड्रा नेटवर्क है, वो भी ऐसे ही परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए है। जी, लेकिन हमारे जो स्रोत हैं उनमें इन सबसे ज्यादा फोकस चीन पर है, खासकर चीन की स्पेस तकनीक और उनके एंटी सैटेलाइट वेपन्स पर। हाँ, क्योंकि वो हमारे लिए सीधा क्षेत्रीय खतरा है। और उसमें भी सबसे ज्यादा जिक्र है चीन के लेजर हथियारों का। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये लेजर तकनीक अंतरिक्ष में इस साइलेंट वॉरफेयर को कैसे अंजाम देती है। क्या ये स्टार वॉर्स जैसी कोई चीज है? देखिए, चीन का जो स्पेस प्रोग्राम है, वो बहुत तेजी से आक्रामक काउंटर स्पेस क्षमताओं पर काम कर रहा है। लेकिन जब हम लेजर हथियारों की बात करते हैं ना, तो ये साइंस फिक्शन वाली फिल्मों जैसा नहीं है कि कोई बीम आई और सैटेलाइट के 2 टुकड़े कर दिए। अच्छा, तो फिर ये काम कैसे करता है? इसका काम बहुत सूक्ष्म है, पर बहुत खतरनाक है। सैटेलाइट्स के अंदर जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगे होते हैं, वो फोटोन यानी प्रकाश के कणों को एब्जॉर्ब करके तस्वीर बनाते हैं। अब इन सेंसर्स की एक लिमिट होती है, तो जब जमीन से या किसी दूसरे सैटेलाइट से एक बेहद शक्तिशाली और केंद्रित लेजर बीम को दुश्मन के सैटेलाइट के लेंस पर मारा जाता है, तो वो लेजर उन सेंसर्स को अनगिनत फोटोन से ओवरलोड कर जाता है। मतलब ये कुछ वैसा ही है कि किसी बेहद संवेदनशील कैमरे के लेंस में अचानक से आप सूरज की पूरी रोशनी केंद्रित कर दें, जैसे हम बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास से करते थे। एग्जैक्टली, बहुत सही उदाहरण दिया आपने। तो उससे तो कैमरा खराब हो जाएगा ना? हाँ, अगर लेजर की इंटेंसिटी थोड़ी कम है तो सैटेलाइट कुछ समय के लिए डायजल हो जाएगा, मतलब उसकी तस्वीरें कुछ घंटों के लिए पूरी तरह सफेद या ब्लैंक हो जाएंगी। और अगर लेजर फुल पावर पर हो तो वो उन सेंसर्स को भौतिक रूप से जला सकता है और सैटेलाइट हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। बाप रे। और इसमें सबसे डरावनी बात क्या है? मिसाइल हमले में तो मलबा पैदा होता है, दुनिया को दिख जाता है, लेकिन लेजर हमले से कोई मलबा पैदा नहीं होता। ओहो, मतलब ये साबित करना ही मुश्किल हो जाएगा कि सैटेलाइट में कोई तकनीकी खराबी आई थी या किसी देश ने लेजर से हमला किया था। बिल्कुल, इसे ही साइलेंट वॉरफेयर कहते हैं। और चीन की इन्हीं क्षमताओं को देखते हुए सुदर्शन चक्र में वो बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स और लेजर रेजिस्टेंट शील्ड्स इतने अहम हो जाते हैं। अब जाके पूरी पिक्चर क्लियर हुई। मतलब सुदर्शन चक्र सिर्फ एक निगरानी तंत्र नहीं है, ये एक सर्वाइवल ग्रिड भी है। जी। तो अगर इस पूरी चर्चा को हम समेटें तो इस प्रोजेक्ट का असली रणनीतिक प्रभाव हमें तब दिखेगा जब आसमान के इन 52 सैटेलाइट्स को जमीन पर मौजूद S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और यही वो किल चेन है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। हाँ, इस विशाल अंतरिक्ष नेटवर्क का असली फायदा सेंसर टू शूटर लूप को पूरा करने में है। देखिए, आज के समय में S-400 का अपना रडार सिस्टम है, लेकिन उसकी रेंज लिमिटेड है। क्योंकि पृथ्वी गोल है तो रडार बहुत दूर तक नहीं देख सकता। बिल्कुल, पृथ्वी की गोलाई के कारण वो जमीन के बहुत करीब उड़ने वाले टारगेट्स को दूर से डिटेक्ट नहीं कर पाता। सुदर्शन चक्र उस लाइन ऑफ साइट की बाधा को ही खत्म कर देता है। मतलब अंतरिक्ष से देखने पर कोई छुप नहीं सकता। जी, मान लीजिए दुश्मन के इलाके में सैकड़ों किलोमीटर अंदर किसी हवाई पट्टी से कोई फाइटर जेट उड़ान भरता है, तो सुदर्शन चक्र का LEO सैटेलाइट उसे तुरंत देख लेगा। हाँ, और AI तुरंत पहचान लेगा कि वो कौन सा विमान है और किस स्पीड से हमारी तरफ आ रहा है। यह सारा डेटा एन्क्रिप्टेड लिंक्स के जरिए मिली सेकेंड्स में सीधे जमीन पर S-400 की कमांड यूनिट तक पहुंच जाएगा। वाओ! तो विमान के बॉर्डर पार करने से बहुत पहले ही S-400 की मिसाइलें उस पर लॉक ऑन हो चुकी होंगी। ये भारत की रक्षा प्रणाली को पूरी तरह प्रोएक्टिव बना देता है। मतलब दुश्मन के वार करने से पहले हमें पता होगा कि वो वार कहां से और किस हथियार से होने वाला है। सच में ये 27,000 करोड़ का निवेश, हाइब्रिड कक्षाओं के सैटेलाइट्स, बादलों के पार देखने वाला सार रडार और सोचने वाला AI। और वो अंतरिक्ष के बॉडीगार्ड्स। हाँ, वो बाउंसर
ये सब मिलकर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अभूतपूर्व लेवल पर ले जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इन दस्तावेजों का गहराई से विश्लेषण करने के बाद मेरे मन में एक आखिरी विचार आ रहा है, जो इन तकनीकी चमत्कारों से परे है और थोड़ा डराने वाला भी है। वो क्या? मतलब आज हर महाशक्ति अपने आसमान को हथियारों, लेजर बीम और सैटेलाइट से भर रही है। अंतरिक्ष, जो कभी हम इंसानों के लिए सिर्फ खोज और विज्ञान की जगह हुआ करता था, आज वो युद्ध का चौथा और सबसे खतरनाक मैदान बन चुका है। ये कड़वी सच्चाई है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये जो स्पेस रेस चल रही है, ये कल को स्पेस वॉर में बदल जाए, जहां एक देश के सैटेलाइट्स दूसरे देश के सैटेलाइट्स को नष्ट करने लगे, तो क्या हमारी दुनिया उस तबाही के लिए तैयार है? क्योंकि एक बार अगर अंतरिक्ष में मिसाइलें चली और धमाके हुए, तो लाखों टुकड़ों का मलबा पूरी कक्षा में फैल जाएगा, जिसे वैज्ञानिक केस्लर सिंड्रोम कहते हैं। जो एक चेन रिएक्शन शुरू कर देगा। बिल्कुल। और वो मलबा हमारे सारे संचार, हमारे जीपीएस, इंटरनेट और यहाँ तक कि भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को दशकों के लिए तबाह कर सकता है। तो अभेद्य ढाल बनाने की इस आंधी में ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए कि कहीं हम सुरक्षा के नाम पर अपने ही आसमान के दरवाजे हमेशा के लिए तो बंद नहीं कर रहे हैं। बहुत ही गहरा सवाल है ये। जी, तो श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं ये विचार, और इसी के साथ सुदर्शन चक्र के इस विस्तृत गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।